हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श साइंस जोन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी मोशंस होती हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई गाड़ी है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो वो एक लीनियर मोशन कहलाएगी। जैसे कोई कार है, वो स्ट्रेट रोड पर चलती जाए, या फिर कोई बॉल है, किसी बिल्डिंग से तुमने किसी बॉल को ड्रॉप करा, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे ग्रेविटेशन की वजह से स्ट्रेट पाथ में नीचे आएगी, कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। इसलिए स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसकी पोजीशन पता करने के लिए हम एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और उसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ताकि उस रेफरेंस पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन पता लगा सकें। मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो वो बॉडी हमेशा मोशन में होगी। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं होती, टाइम तो कॉन्टिन्यूस है, ये तो हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर पोजीशन उसकी चेंज होती है तो वो मोशन में है वो बॉडी। अगर पोजीशन चेंज नहीं करती वो बॉडी और टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो बॉडी रेस्ट में है। अब आते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक पार्टिकुलर मोमेंट, एक एग्जैक्ट मोमेंट। जैसे 10 बजे 10 AM, ये एक पार्टिकुलर मोमेंट है। और टाइम इंटरवल क्या होता है? दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच की ड्यूरेशन। जैसे 10 बजे से 10:10 तक, 10 बजे से 10:30 बजे तक, तो ये दो टाइम इंटरवल के बीच की ड्यूरेशन है, तो इसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल। जनरली हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो होता है, जैसे हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना, उसके लेफ्ट साइड हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं और राइट साइड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये हम कब बता सकते हैं? जब हमें रेफरेंस पॉइंट पता हो। सपोज तुम एक रोड साइड खड़े हो और तुम्हारे सामने से एक कार गई, तो जहां तुम खड़े हो वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हुआ और तुम्हारे सामने से जो कार गई वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। और मोशन क्या कहता है कि कभी भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहे तो वो चीज़ बॉडी मोशन में होती है। तो तुम अगर रेफरेंस पॉइंट पर खड़े हो और तुम्हारे सामने जो कार मूव करके गई, वो एक मोशन बॉडी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। लेकिन अगर तुम कार के अंदर बैठे हो तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और तुम्हारी पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, सेम हो जाएगा। तो तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो कार मूव होती, पोजीशन चेंज करती हुई नहीं शो होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी खुद उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट पर स्टेबल हो रखी है। तो अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस पॉइंट वो कार अब रेस्ट में होगी। इसीलिए मैंने कहा मोशन और रेस्ट हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर डिफाइन होंगे। रेफरेंस पॉइंट पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि वो बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। अब आते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ को कवर करता है तो उसकी टोटल लेंथ जो होती है वही डिस्टेंस होती है। जैसे कोई बॉडी है या फिर कोई पर्सन है, वो पहले 5 मीटर जाता है और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, 10 मीटर इस डायरेक्शन में जाता है। तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये थी और फाइनल पॉइंट ये है। पहले वो 5 मीटर गया और फिर 10 मीटर, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 10 मीटर, तो 15 मीटर उसका टोटल एक्चुअल पाथ जो होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखती, इसमें डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड कंसिडर की जाती है। और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगी। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी भी पर्सन ने जहां से चलना शुरू करा
और वो कहाँ चलकर वापस आया, मतलब उसका फाइनल पॉइंट क्या है और इनिशियल पॉइंट क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्योंकि ये तो टोटल लेंथ हो गया, और टोटल लेंथ क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज कोई बॉडी है, वो पहले इस डायरेक्शन में 3 मीटर चलती है और फिर इस डायरेक्शन में 4 मीटर, तो उसकी डिस्टेंस तो हो गई 3 + 4 7 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा मैथ्स में आप लोगों ने। इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट 9 + 16 पर रूट, तो इसका आंसर आ गया 25 पर रूट = 5 मीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई ये हमारे पास कितने मीटर की आई, 5 मीटर की। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। आइए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे इसकी क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। वेक्टर क्या होते हैं, जैसे जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी पॉसिबल है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव और जीरो कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर रहेंगे, या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से डिस्टेंस बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट या तो जीरो के बराबर रहेगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आओ कैसे, जैसे कोई बॉडी है वो ए पॉइंट से बी तक गई, ठीक, तो एक बार वो स्ट्रेट पाथ पे गई और एक बार वो ऐसे मूव करते हुए गई। पहले हम ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। पहले हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं। इस स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ए बॉडी थोड़ा राउंड करके गई बी पॉइंट तक, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा फिक्स है ये, लेकिन इस बार डिस्टेंस हमारा क्या है, ये राउंड करके जो बॉडी गई है बी पॉइंट तक, ठीक। तो ये होगा हमारे पास डिस्टेंस। तो हमारे पास इस बार जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि डिस्प्लेसमेंट छोटा रहे और डिस्प्लेसमेंट बड़ा रहे और डिस्टेंस छोटा रहे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा रहे और डिस्टेंस छोटा रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर भी हो सकती है। और कैसे समझते हैं, अगर कोई बॉडी है किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, ठीक है, कोई एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। सपोज ये रेडियस है, ये रेडियस हमने ले लिया 7, ठीक है, तो 2 × 22/7 × 7। अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकालें, डिस्टेंस निकालें कि एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पे कितना दौड़ता है, कितने डिस्टेंस दौड़ता है, तो वो आ गया हमारे पास 44 मीटर। लेकिन अगर मैं कहूँ उस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। इनिशियल भी हमारा यही है और फाइनल भी यही है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया हमारे पास 0 का, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो जाएगी। अब आते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन्हें हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कोई डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, इनमें किसी में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये हो गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमें एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की एक फिक्स डायरेक्शन है, तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट।
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स, ये सारी चीजें, इन सब में ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी आगे और पढ़ेंगे तो उसमें फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कवर हो जाएगा। आपकी बुक में एक एक्टिविटी है बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। तो जैसे वो बॉल है, पहले बॉल को थ्रो करने से पहले उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 0 मीटर। ठीक, फिर वो थोड़ी ऊपर गई, फिर वो गई 40 मीटर। जब तक उस बॉल में स्पीड बची रहेगी तो वो ऊपर जाती रहेगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें वेलोसिटी मतलब स्पीड खत्म हो जाएगी, तो वो एक पॉइंट पर आकर बॉल रुक जाएगी हवा में। तो वो पॉइंट कितने मीटर गया है, 140 मीटर तक। ठीक, अब क्या हुआ, बॉल को यहाँ से थ्रो करा, फेंका, पहले वो 40 मीटर तक गई, फिर 140 मीटर तक गई। अब यहाँ पर आकर बॉल रुक गई। अब यहाँ से क्या हुआ, बॉल वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया, तो वो गई यहाँ पे 80 मीटर तक। ठीक, फिर वो एक पॉइंट आया यहाँ पर 0 मीटर पर ही पहुंच गई। 0 मीटर से शुरू हुआ था, 40 पर गया, फिर 140 मीटर तक गई बॉल। फिर वहां पर आकर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर बॉल रुक गई। फिर वहां से दोबारा नीचे आनी शुरू हुई, तो पहले वो गई 80 मीटर, फिर उसके बाद नीचे आ गई 0 मीटर पर वापस। ठीक, तो इसमें अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का 0 था, ये रहा 0 मीटर। ठीक, उसके बाद जब बॉल को फेंका तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ में दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीज बराबर होती हैं। तो 40 मीटर तक गया, 40 मीटर तक डिस्टेंस हो गया, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर 140 मीटर पीक पॉइंट पर आया अपने, तो वहां पर भी 140 मीटर और 140 मीटर उसका टॉप पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से बॉल वापस आनी शुरू हो गई। डिस्टेंस में क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है। तो 140 के बाद वो वापस कितने मीटर आई, 80 मीटर। तो 140 में दोबारा 80 जोड़ेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 80 मीटर। ठीक है, और वापस अपने 0 पॉइंट पर आ गई, इनिशियल पॉइंट पर आ गई, तो वो कितने मीटर चली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमारा ऐड होता गया, एक 80 मीटर चली, उसके बाद 0 पर आई, तो यहाँ पर हमारा हो गया 280 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल सेम पोजीशन है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। यहाँ पर 200 की जगह 200 की जगह 220 आएगा, क्योंकि 140 मीटर चलने के बाद वो 80 मीटर डाउनवर्ड आई है, तो 140 प्लस 80 220 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो 0 पॉइंट पर आ गई है, तो अपने इनिशियल पोजीशन पर, तो वो हो गया 280 मीटर। ठीक है, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस से लेस देन, उससे छोटा होगा। अब आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर। स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है हमें ऑब्जेक्ट की फास्टनेस बताता है, जो उसे हम स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये लिखा हमने, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम इंटरवल, कि उस ऑब्जेक्ट ने या फिर कोई कार है जो भी मूव कर रही है, उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है और कितने टाइम इंटरवल में ट्रेवल हुआ है, उसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और अदर यूनिट भी हो सकती है, इसको अगर कन्वर्ट करें तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो इसमें लिखा है ना नो डायरेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। कौन, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कार जो ट्रेवल कर रही है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक यूनिट टाइम में, मतलब किस टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर रहा है, उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने ये लिख रखा, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करते हैं, एस अपॉन में टी।
इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो हम मीटर में काउंट करते हैं और डिस्टेंस भी हम मीटर में काउंट करते हैं, इसलिए इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी ही वेक्टर होती है तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। आइए ये दोनों एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी कार है, वो पहले 100 किलोमीटर वो फर्स्ट 100 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर्स में, ठीक, और बाकी के नेक्स्ट 80 किलोमीटर्स वो कवर करती है 2 आवर्स में। तो दो स्पीड है हमारे पास और दो टाइम है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो टोटल डिस्टेंस कितना चले, 100 + 80, ठीक, और टोटल टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर एंड 2 आवर्स, तो 1 + 2, ठीक। तो 180 किलोमीटर चले हैं वो 3 आवर्स में, ठीक। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकल के आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, इसीलिए हमारे पास 180 किलोमीटर वो 3 घंटे में कवर कर रही थी। ये मैटर नहीं करता एवरेज स्पीड में कि बीच में 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की स्पीड से चली गाड़ी, 80 की, 60 की, वो मैटर नहीं करता। हमें एवरेज निकालना होता है कि अगर 60 की स्पीड से चलाएं, यहाँ से अगर 60 की स्पीड से कवर करें गाड़ी को चलाना, तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर कवर हो सकता है। अगर मैं कह दूं, जैसे अभी हमने बोला कि पहला डिस्टेंस वो चला 100 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले 80 किलोमीटर चला 2 घंटे में। अब क्या करा उसने, यहाँ से गाड़ी घुमा ली। अब घुमाने के बाद वो वापस आ गया 60 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारे पास फाइनल पॉइंट। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का सेम फंडा लगाएंगे, हम टोटल डिस्टेंस पता करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 + 60, 100 + 80 + 60, ठीक। और टोटल टाइम कितना लगा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 और 1 4 घंटा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 240 किलोमीटर 4 घंटे में। इसको अगर हम काटेंगे तो 624, ठीक है, 60। अब भी एवरेज स्पीड कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कह रहा हूँ इसमें हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये हो गया, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का था 100 + 80, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 100 एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। 100 + 80, पहले वो 100 प्लस में गया, फिर 80 भी इस डायरेक्शन में गया। अब उसने क्या करा, वहाँ से गाड़ी घुमा ली, 60 किलोमीटर उल्टा वापस आ गया। तो इसमें से 60 किलोमीटर हम घटा देंगे और टाइम हमें टोटल ही चाहिए होगा कि कितना टोटल टाइम उसने कवर करा, 1 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर। तो ये हो गया टोटल टाइम हमारे पास 4 आवर्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 + 80 180 - 60 120 अपॉन में 4, 120 किलोमीटर, और ये हो गया हमारे पास 4 आवर्स, ठीक। ये 120 किलोमीटर क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस आया वो आया हमारे पास 120 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक। ये हो गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी।